नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लास में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट की अगली क्लास, जहां पे आपको पढ़ना है सैयद वंश। जैसा कि मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूं दिल्ली सल्तनत की कई सारी वीडियो, जिसमें आज आपको पढ़ना है सैयद वंश और इसके साथ साथ मैं आज आपको कवर करूंगा लोधी वंश। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये लुसेंट है और जनरल कंपटीशन का यह किंग है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, लुसेंट को आप जरूर पढ़ें, अवश्य पढ़ें और पढ़ के आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मैं बता दूं, जो जनरल कंपटीशन पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में 100% प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होगी आपको लुसेंट पढ़ते ही दूर हो जाएगी। अगर आप इस बात को जानना चाहेंगे कि कितनी मदद मिलती है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उलट के देख लेंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो। कोई भी आप प्रश्न उलट के देखेंगे आपको प्रश्न मिलने ही जाएंगे जो लुसेंट से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लुसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और बीपीएससी के तो 66वीं के बारे में आप जानते ही हैं, दरोगा एसआई के बारे में आप जानते हैं, जिसका वैकेंसी अभी फिलअप हुआ था कुछ दिन पहले। तो एग्जाम तो आएगा ना, तो इसलिए पढ़ के रखेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं लुसेंट। आज है आपका सैयद वंश। सैयद वंश के लिए आपको पूछा जाए कार्यकाल, तो यहाँ पे 1414 से 1451 तक इसका कार्यकाल था सैयद वंश का। जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे या तो आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इससे बेहतर कोई सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सैयद वंश का संस्थापक है खरीज खां। आपको याद रखना है, प्रश्न बनता है सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खरीज खां। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रयते आला। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, रयते आला से दिल्ली सल्तनत में अपने आप को किसने संतुष्ट रखा था? तो यह है खरीज खां। खरीज खां अपने आप को रयते आला की उपाधि से खुश रखा था। आपको यहाँ पे लिख दिया है खुश रखा था, यानी वो राजा की उपाधि नहीं लिया था, रयते आला की उपाधि लिया था। उसके बाद खरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। आपको याद रखना है, यही तैमूर लंग है जो दिल्ली पे आक्रमण किया था। ये जो खरीज खां था तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खरीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दिलावरपुर का शासन नियुक्त किया। यानी जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था तो मुल्तान, लाहौर और दिलावरपुर उसको दे दिया, उसके अधीन कर दिया, यानी उसको सौंप दिया। ठीक है, उसको नियुक्त कर दिया। खरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, या अर्थात जब तैमूर इसको दे दिया राजपाट, तो उस राजपाट के बदले में ये उसको टैक्स देता था, वो कर देता था। तो उसका तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको ना ये कर भेजा करता था नियमित रूप से। ठीक है, खरीज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। आपको ये याद रखना है थोड़ा सा, अगर आप मेंस लिखेंगे, अगर वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सैयद वंश के बारे में, अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं तब आपको बताना होगा खरीज खां की मृत्यु कब हुई? 30 मई 1421 को। ठीक है, खरीज खां के पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि धारण की। अब आ गया है उसका पुत्र मुबारक खां, इसको उपाधि मिला शाह की। शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यह एक राजा था और इसने याहिया बिन सरहिंदी को अपने अपने राज दरबार में शरण दिया था। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के संरक्षण में थे। ठीक है, इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही, यही तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखे, तारीख मुबारक शाही सैयद वंश के विषय में जानकारी देता है। अगर आपको सैयद वंश के बारे में पढ़ना होगा, अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको तारीख मुबारक शाही पढ़ना होगा, जिसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। अब आ गया मुबारकाबाद। मुबारकाबाद किसके नजदीक? यमुना के नजदीक, यानी यमुना नदी के किनारे मुबारका शाह, ये मुबारकाबाद स्थापना किया मुबारका शाह। कौन नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो ये महत्वपूर्ण बनता है, यमुना नदी के किनारे क्या बसाया? मुबारकाबाद। कौन बताया? मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। आपको याद रखना, बस अंतिम को याद रखना, जो संस्थापक है उसको याद रखना है। तो सैयद वंश के संस्थापक खरीज खां, इसके अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। तो ये भी आपको पूछ लेता है कभी कभी बीपीएससी कि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत में कितने वर्ष तक राज किया? 37 वर्ष तक राज किया। जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है,
उसको मैं आपके सामने एक बार रिकैप करके कवर कर दूं ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कोई भी छूट ना पाए। ठीक है, तो इससे प्रश्न बनते हैं कि सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1414 से 1451 तक। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश के संस्थापक कौन है, तो ख्रीज खां सैयद वंश के संस्थापक है। और रैयते आला की उपाधि किसने धारण की, तो ख्रीज खां ने रैयते आला की उपाधि धारण की। अब आपको पूछेगा ख्रीज का किसका सेनापति था, तो तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, और शाहरुख शाहरुख किसका पुत्र था, तो तैमूर लंग का पुत्र था। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्रश्न बनता है ख्रीज खां की मृत्यु कब हो गई, तो 1421 में, 20 मई 1421 में ईस्वी में। अब पूछेगा आपका ख्रीज खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मुबारक खां। मुबारक खां। आपको पूछेगा शाह की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किसने धारण की, तो मुबारक खां ने। ख्रीज खां का उत्तराधिकारी मुबारक खां। अब पूछेगा याहिया बिन अहमद सरिंदी किसके दरबार में रहते थे, तो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। अब पूछेगा तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, आपको पूछेगा सैयद वंश के बारे में विशेष जानकारी किसकी पुस्तक से प्राप्त होती है, तो तारीख मुबारक शाही से प्राप्त होती है। ठीक है, आपको पूछेगा यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की, तो मुबारक शाह। मुबारक शाह। अब अंतिम प्रश्न आपसे बनता है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। आपको याद रखना अलाउद्दीन आलम शाह। और सबसे आखिरी प्रश्न, सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक राज रहा, तो इसका उत्तर होगा 37 वर्ष तक। तो सैयद वंश इस तरह से कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया और कंप्लीट होता है ये चैप्टर। इसके बाद हम आपको आज कवर करेंगे लोधी वंश। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। किसी भी प्रकार का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिख के हमें बताएं। आपका सुझाव हमें एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से हमें नया वीडियो बनाने में मदद मिलता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना कमेंट हमें जरूर बताएं, अपना लाइक हमें जरूर बताएं। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं आप बेहिचक हमें अपना सुझाव दें ताकि हम वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोधी वंश की ओर। तो स्लाइड को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम अभी देखेंगे लोधी वंश। तो चलिए लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्रश्न पूछता है लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब था, तो 1451 से 1526 तक। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको याद रखे। लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ये प्रश्न बनता है लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी। आपको 5 गो संस्थापक का नाम देगा, बोलेगा मिलाने के लिए, तो आप वहां पे भी याद रखेंगे। अगर बोल देता है लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की शासन में बैठा। इसके नाम से संबंधित है ये उसका उपाधि, बहलोल शाह गाजी। आपको कब बैठा याद रख लेना है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ज्यादा। देख लीजिए अब अफगान आ गया, अफगान। अफगान राज सबसे पहले जो स्थापित किया बहलोल लोधी ने ही किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अगर कोई अफगान राजा पहली बार राजा बना तो बहलोल लोधी ही बना। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने कराया, तो बहलोल लोधी ने। इसके नाम से संबंधित है, इसको आपको ज्यादा कंफ्यूज में नहीं होना है। बहलोल लोधी चलाया था बहलोल सिक्का। वह अपने सरदार को मकसदे अली कहकर पुकारता था, यानी उसका जो भी सरदार था उसको मकसदे अली कहकर पुकारता था। आपको पूछेगा मकसदे अली किसके समय में सरदार को पुकारा जाता था, लोधी वंश के समय में। ठीक है, लोधी वंश के समय में, उसमें भी बहलोल लोधी के समय में। वह अपने सरदार के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो अपने सरदार के खड़े रहने पर खड़ा रहता था, तो वो है लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां। आपको पूछेगा निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह। अब आ गया सुल्तान सिकंदर शाह, यानी सिकंदर का नाम इससे आ गया। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां। निजाम खां, बहलोल लोधी का पुत्र कौन, निजाम खां। आपको याद रखना निजाम खां। अब इसका उपाधि हो गया सुल्तान सिकंदर शाह। अब आगे यहाँ पे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। और ये प्रश्न पूछता है आगरा शहर की संस्थापक कौन है, तो सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी है। ठीक है, आपको याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्रश्न पूछता है आगरा शहर के संस्थापक कौन है, सिकंदर लोधी। कब किया, 1504 में। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया। भूमि के लिए मापन के प्रणाली
पैमाना गजे सिकंदरी। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि गजे सिकंदरी का पैमाना किसने प्रारंभ किया था? सिकंदर लोदी ने। आपको याद रखना है गजे सिकंदरी कौन प्रारंभ किया था? सिकंदर लोदी ने। एक छोटा छोटा प्रश्न है जो एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलन में लाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। यानी सिकंदर लोदी फारसी में कविताएं लिखता था। उसका टाइटल हुआ करता था गुरु गुलरुखी। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किस राजा ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी? सिकंदर लोदी ने। आपको पूछेगा गुलरुखी का संबंध किससे है? सिकंदर लोदी से, लोदी वंश में सिकंदर लोदी से, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। अब आपको याद रखना है सिकंदर अपना राजधानी दिल्ली से ले गया है आगरा, ठीक है। वो आगरा शहर बनाया और आगरा में अपना राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी, देखिए अब उसके नाम से ही आ गया, फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया हुआ आयुर्वेद का किताब था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तलने के लिए दे दिया। यानी ये मंदिर का नाम है ज्वालामुखी मंदिर, उसमें से जो मूर्ति था उसको तोड़ दिया और तोड़ के टुकड़ों में विभक्त कर दिया और कसाईयों को दे दिया मांस तलने के लिए। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी मुस्लिम को वो कहता था कि आप ताजिया नहीं निकाल सकते और महिलाओं को कहता था कि पीरों और संतों के दरबार पर आप पीरों और संतों के मजार पर आप नहीं जा सकते। ये सिकंदर लोदी ने ऐसा फरमान जारी किया और ताजिया निकालने पर भी मना कर दिया। ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ करके वो कैसे कसाईयों के हाथ में बांट दिया तौलने के लिए, आप तो इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। चलिए आगे है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। अर्थात गले में कोई बीमारी हो गया जिसके कारण वो मर गया, ठीक है। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा में सिंहासन में बैठा। यानी उसका पुत्र था इब्राहिम शाह। आपको याद रखना है इब्राहिम शाह किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था, ठीक है। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह और यह उपाधि धारण किया इब्राहिम शाह की, ठीक है। इब्राहिम पुत्र का नाम है और यह उपाधि ले लिया इब्राहिम शाह और आगरा के सिंहासन पर बैठा और वो आगरा के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध। आपको याद रखना है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का युद्ध 1526 में, डेट के साथ 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। यानी जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। देखो पिता मर गया गले में बीमारी के कारण और पुत्र पानीपत के युद्ध में मारा गया, ठीक है। और किससे युद्ध हुआ? तो बाबर से। आपको पूछेगा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। आपको पूछेगा इसमें कौन सा विजय हुआ? तो इब्राहिम लोदी का हार हुआ और बाबर का विजय हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, देख लीजिए ये अंदर का क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां लोदी। यानी दौलत खां लोदी उसको बुलाया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी भारत को लूटने के लिए, ठीक है। एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही डीपली प्रश्न हो जाते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो एक में आपको दौलत खां लोदी हो जाएगा जो उसके चाचा ही हुए, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, इब्राहिम लोदी के चाचा हुए आलम खां और पंजाब का शासक हुआ दौलत खां लोदी। यानी दौलत खां भेजा उसको बुलावा और आलम खां भेजा उसको बुलावा दिल्ली पे नियंत्रण करने के लिए, यानी आगरा पे नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी की वजीर द्वारा कराया गया था। अब यहाँ पे आ गया एक मंदिर का नाम जिसका नाम है मोठ की मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? सिकंदर लोदी का वजीर उसका वजीर करवाया निर्माण मोठ की मस्जिद का निर्माण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपको लोदी वंश से जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर दिया हूँ। एक बार रिवीजन कर देता हूँ जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। अंतिम बार देखिए आपको पूछेगा लोदी वंश के कार्यकाल कितना से कितना रहा? तो 1451 से 1526 के बीच। आपको पूछेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी, ठीक है। आपको पूछेगा बहलोल शाह गाजी की उपाधि किसने धारण किया? तो बहलोल लोदी ने, ठीक है। आपको पूछेगा प्रथम अफगान शासक कौन था जो दिल्ली के सल्तनत में राज किया? तो वो था बहलोल लोदी, ठीक है। आपको पूछेगा बहलोल सिक्का का किसने प्रचलन कराया? तो बहलोल लोदी, ठीक है। आपको पूछेगा
मकसद अली कहकर पुकारते थे किसको? दिल्ली सल्तनत में मकसद अली कहकर किसको पुकारा जाता था? तो सरदारों को, लोधी वंश में सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा जाता था। ठीक है। और पूछेगा दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जो अपने सरदारों को खड़ा होने पर स्वयं खड़ा होते थे? तो वह है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। आपको पूछेगा सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की? तो निजाम खां ने। निजाम खां ने। और निजाम खां बन गया सिकंदर लोधी। और दिल्ली के आगरा लोधी आगरा शहर की स्थापना किया कब? सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना कब किया? 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। और निजाम खां राजा कब बना? तो 17 जुलाई 1489 को निजाम खां राजा बना आगरा में। ठीक है। और वो उपाधि लिया सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, निजाम खां 17 जुलाई 1489 को राजा बना यानी सुल्तान बना और उसकी उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह। और ये आगरा को कब स्थापना किया? आगरा को कब स्थापना किया? तो 1504 में। 1504 में। आगरा के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी। और यहीं पे अपना राजधानी लेके आ जाएगा। ठीक है। अब पूछेगा गजे सिकंदरी किसने प्रचलन में लाया? सिकंदर लोधी ने। आपको पूछेगा गुलरुखी का संबंध किससे है? सिकंदर लोधी से। गुलरुखी का संबंध किससे है? सिकंदर लोधी से। आपको पूछेगा गुलरुखी किस भाषा में लिखी जाती थी? गुलरुखी किस भाषा में लिखी जाती थी? फारसी में। फारसी में। इसके बाद प्रश्न बनता है आपका, दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा किसने स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। आपको पूछेगा ताजिया निकालने के लिए किसने मुसलमानों को पाबंदी लगा दिया? तो सिकंदर लोधी ने। और पीरों और संतों के मजार पर जाने से महिला का प्रतिबंध लगा दिया किसने? सिकंदर लोधी ने। आपको पूछेगा सिकंदर लोधी की मृत्यु कैसे हो गई? तो गले में बीमारी के कारण। कब हो गई? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। आपको पूछेगा इब्राहिम किसका उत्तराधिकारी था? तो सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी था इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह की उपाधि धारण किया किसने? तो इब्राहिम ने। और आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। आपको पूछा पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। पानीपत के युद्ध कब प्रारंभ हुए? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रारंभ हुए। इब्राहिम और लोधी के बीच हुए युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। आगे आपको बनता है दौलत खां लोधी और आलम शाह किसको निमंत्रण भेजे थे दिल्ली लूटने के लिए, आगरा लूटने के लिए? तो ये भेजे थे किसको? तो बाबर को। आपको प्रश्न ये ऐसे बनता है, मैं क्लियर कर दूं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत के कौन से राजा ने निमंत्रण भेजा था? तो एक है दौलत खां लोधी और एक है आलम खां। आलम खां उसके चाचा थे जो निमंत्रण भेजे थे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर की लोधी का एक वजीर करवाया था। तो ये कुछ लोधी वंश से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका हाईलाइट मैंने आपके सामने रिवीजन कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी आप कमेंट हमें करके बताना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं आप हमें अवश्य बताइए। ठीक है। आपकी कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करती है ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रस्तुत कर सकें। अगले वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ये एक लंबा टॉपिक आपके सामने चलेगा जो इस वीडियो में अगर मैं केयर करता, इसको कवर करता तो ये बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए मैं समय का ध्यान रखा हूँ आपके लिए। और ये वीडियो को यहाँ पे ही मैं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।